नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात हिंसा के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, जिन्होंने अब सारी हदें पार करते हुए कर्नाटक में बीच सड़क पर नुपुर शर्मा के पुतले को ही लटका दिया। फिर बात करेंगे योगी के चक्रव्यूह में फंसे ओवैसी की, जिनके कार्यकर्ताओं में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में शामिल होने पर संदेह जताया जा रहा है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे चुनाव के चक्रकाल में फंसी सोनिया गांधी की, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे सिंपैथी के चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने सत्येंद्र जैन की बीमारी का फायदा उठाकर लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश तो की, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनको जमकर लताड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात हिंसा के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की। जुमे की नमाज के बाद देश के कई इलाकों में फिर से हिंसात्मक प्रदर्शन की खबरें सामने आई। दिल्ली के जामा मस्जिद, प्रयागराज, कलकत्ता, लखनऊ, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद जैसे कई इलाकों में इन जिहादियों ने जमकर उपद्रव मचाया है। लेकिन कर्नाटक में इन जिहादियों ने विरोध की सारी हदें पार कर दी हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पुतला बीच सड़क पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस जगह इस हरकत को अंजाम दिया गया वहां एक मस्जिद भी मौजूद है। पुतले को साड़ी पहनाई गई और उस पर नुपुर शर्मा की तस्वीरें भी चस्पा की गई, फिर उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, फौरन मामले का संज्ञान लेते हुए उस पुतले को वहां से हटाया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब कानून के दायरे से बाहर जाकर इन कट्टरपंथियों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। जिस तरह से शरिया कानून के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले का सिर कलम कर दिया जाता है, और लगातार इन कट्टरपंथियों का यह नारा भी रहा है, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, वैसे ही इन लोगों ने बीच बाजार नुपुर शर्मा का पुतला लटकाकर लोगों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, यही कट्टरपंथी अब नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये भारत है, जो एक लोकतांत्रिक देश है। वहां शरिया कानून के मुताबिक ने सजा देने का हक इन कट्टरपंथियों को किसने दिया है? अगर इन जिहादियों को शरिया के हिसाब से ही चलना है तो फिर तालिबान जाए। वहां जिस तरह से महिलाओं की जिंदगियों को नरक बनाया गया है, वैसे ही वहां जाके रहें, ताकि पता चले कि शरिया के हिसाब से रहना है तो कैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ जब जांच की जा रही है, कानून के मुताबिक सब चल रहा है, तो यह कट्टरपंथी केवल माहौल और खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द ही इनके खिलाफ भी एक्शन होने वाला है, जिसके बाद इन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे ये कानून के दायरे से बाहर जाके कोई काम नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक में नुपुर शर्मा के पुतले को बीच बाजार में लटकाया गया। वहीं देश भर में जो हिंसात्मक प्रदर्शनों की खबरें सामने आई है, उस पर अब घमासान मचना शुरू हो गया है। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जो लोग एकजुट हुए, उन सभी लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग की है। उग्र हुई भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद रही। मामले में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से पहले प्रदर्शन ना करने की अपील की गई, लेकिन यही हिंसा के चक्रव्यूह में ओवैसी भी फंस गए। जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किन लोगों ने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। उनके मुताबिक ये लोग AIMIM या फिर ओवैसी से जुड़े लोग हैं। इमाम साहब ने कहा है कि हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। अब ओवैसी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पहले ही हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर ओवैसी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले ओवैसी के लगभग 31 कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
और अब जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की है उसमें भी ओवैसी का ही नाम सामने आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ओवैसी पर खुद इमाम साहब ने निशाना साधते हुए यह कहा कि इस हिंसा में ओवैसी के लोगों का हाथ हो सकता है, जिसके बाद एक कार्रवाई तो हो ही रही है। अब एक नई कार्रवाई और नई मुसीबत ओवैसी के लिए खड़ी हो गई है। ओवैसी की मुश्किल बढ़ गई है और अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी दल देश का नया राष्ट्रपति चुनने को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से अब अपनी छवि वापस लाए जाने की रणनीति पर काम करना शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को फोन किया और एनडीए को चुनौती देने के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार की तलाश पर चर्चा की। सोनिया ने चुनाव को लेकर बातचीत के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दे दी है। सोनिया गांधी फिलहाल कोरोना से संक्रमित है और यही वजह है कि अस्वस्थ होने के कारण सोनिया ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समान विचारधारा वाले दलों के साथ सलाह मशवरा करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सोनिया गांधी की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव से पहले खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुंबई में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दूसरी ओर पवार ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा 20 जून के बाद गति पकड़ सकता है, जब महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए मतदान हो जाएगा। कांग्रेस को गैर कांग्रेसी दलों बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी और तेलंगाना राष्ट्र समिति से भी सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि एक गैर कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति का बड़ा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से सोनिया गांधी ने रणनीति तैयार की है, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस के लिए राजनीति में वापसी के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है और इसी मौके को पकड़कर अब सोनिया गांधी एनडीए के खिलाफ अपनी फौज उतारने की तैयारी कर रही हैं। यहां कांग्रेस फिर से वजूद में आने की जद्दोजहद कर रही है। वहां ईडी ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी को 13 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, जिससे केजरीवाल की गैंग तिलमिला उठी है। कोर्ट की ओर से कस्टडी बढ़ाए जाने के बाद अचानक सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में केजरीवाल ने इसका फायदा उठाते हुए सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की बीमारी की फोटो ट्विटर पर अपलोड की और जांच एजेंसी को घेरने के लिए लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश की, लेकिन उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। जिस ट्वीट को सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उसमें सत्येंद्र जैन गाड़ी में बैठे हुए काफी बीमार नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के मुंह से कुछ निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक्स देने वाले सत्येंद्र जैन की कल की तस्वीर। सत्येंद्र जैन की तस्वीरों को ट्वीट कर सीएम केजरीवाल ने ऐसा सोचा होगा कि शायद उन्हें सहानुभूति मिलेगी, लेकिन उनका यह पासा उन पर ही भारी पड़ गया और ट्विटर यूजर्स ने केजरीवाल के इस ट्वीट को लेकर उनकी जमकर क्लास लगाई। केजरीवाल अपने ही मोहल्ला क्लिनिक पर गिर गए। बहुत से लोग तंज कसते हुए कहते दिखाई दिए कि गुनहगारों का यही हाल होना चाहिए, तो कई लोगों ने टूटे फूटे कूड़े डाले हुए मोहल्ला क्लिनिक की फोटो शेयर कर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पर भी जमकर तंज कसा, जिससे केजरीवाल को सत्येंद्र जैन की फोटो शेयर करना भारी पड़ गया। केजरीवाल ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर ईडी ने 2 बार छापेमारी की है। इस दौरान ईडी के हाथ 2.85 करोड़ रुपए की नकदी और 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद हुआ है, जिससे सत्येंद्र जैन की मुसीबत और भी बढ़ गई है। लेकिन सबूत मिलने के बाद भी अब केजरीवाल अपने चहेते मंत्री को सही साबित करने की कोशिशों में लगे हैं और इसीलिए ही केजरीवाल ने अपना सिंपैथी कार्ड खोला, जिससे लोग सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का विरोध करें। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने केजरीवाल की ही हेकड़ी निकाल दी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।